हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट कर रहे हैं PT2 का अपना पेपर 1 का डिस्कशन। और क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, आप देखिए। सबसे पहले आपको कहा गया है कि दो रूट्स गिवन है ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c। आपको रिलेशन निकालना है a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहां से हम क्या कमेंट कर पाएंगे, रूट्स को देखते हुए कि भाई सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और कोई चीज तो ऑब्जर्व हो नहीं रही। तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ रूट्स आपका कितना था, m/m-1 और प्लस m+1/m इज इक्वल टू -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो m/m-1 m+1/m इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ m से m कट गया, आपके पास आया m+1 × a इज इक्वल टू cm-c। तो m के साथ आपके पास है a-c इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -c-a। ठीक है, तो m की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, c+a/c-a। ठीक है, अब ये एक और रिलेशन आपके पास जो दूसरा वाला था वो क्या था कि हाँ, ये सम ऑफ रूट्स इसका -b/a है। तो आप वहां पे इसको m की वैल्यू अगर रखेंगे तो एक रिलेशन आएगा abc के बीच, रख देते हैं। तो देखिए c+a/c-a डिवाइडेड बाई m-1। तो इसमें से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2a/c-a प्लस इसमें आप 1 जोड़ोगे तो 2c/c-a और नीचे बचेगा आपका c+a/c-a की वैल्यू कितनी है, -b/a। c-a कट गए। ठीक है, आपके पास बचा क्या है आगे, c+a/2a और 2c/c+a। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। क्या बनेगा, c+a का होल स्क्वायर प्लस 4ac/2a × c+a इज इक्वल टू -b/a। ए ने ए को साफ कर दिया, बाकी बचा आपके पास c+a का होल स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू -b। ठीक है, 2c + 2a है ना, -b 2c + 2a। तो आपके पास रिलेशन एक और था ना कुछ, अच्छा a + b + c का होल स्क्वायर चाहिए था। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है, a² + c² + 4ac इज इक्वल टू -2bc - 2ab। तो a² + c² + 2bc + 2ab इज इक्वल टू -4ac। हमें कुछ टर्म मिसिंग है। कौन कौन सी टर्म्स मिसिंग है, मिसिंग है हमारे पास अच्छा 2ac भी इधर ही लगा दो, एक प्लस 2ac इज इक्वल टू -2ac। ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, अच्छा नहीं, दिस इज 6 ना, सो दिस इज -4। ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे, ये जितनी भी टर्म्स लिखी गई हैं इधर, इसमें अगर b² जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर। इधर भी b² जोड़ना पड़ेगा, सो b² - 4ac। ठीक है, तो ये आपका b² - 4ac के बराबर है। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि इक्वेशन दोनों दिए गए हैं, उनके बीच एक कॉमन रूट है। ठीक है, कॉमन रूट लैम्डा है, 2λ + 1/λ फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फिर से डिफरेंस, मतलब अल्टरनेट मेथड जो था ना कॉमन रूट्स के केस में, तो 2bx + c = 0 और दूसरा है ax² + 2cx + b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करें, डिफरेंस ले लें। डिफरेंस आपने लिया तो क्या आएगा, मतलब x² के कोफिशिएंट हम कैंसिल आउट करते थे, हो रहे हैं डायरेक्टली। और आगे देखिए x के साथ आ रहा है 2 × b - c इज इक्वल टू c - b यहाँ पे था तो b - c, तो x इज इक्वल टू आपके पास हाफ आ जाएगा, या फिर b आपका c के बराबर हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर आपका b और c बराबर हो गए तो दोनों रूट c कॉमन हो जाएंगे, इसीलिए दे रखा है उसने b ≠ c। ठीक है, तो इसको हटा दिया, तो x = हाफ को आपके कॉमन रूट होना पड़ेगा। अब x = हाफ अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो a/4 + b + c इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हमें निकालना क्या था, 2λ + 1/λ। तो ये तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि x = हाफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कॉमन रूट क्या होगा आपका, हाफ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे मल्टीनोमियल थ्योरम को पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो सबसे पहले आप देखें तो ए ऑप्शन में कहा जा रहा है 7 8 7, सबका सम कितना हो गया, 22 हो गया, 20 के बराबर होना चाहिए, 22 हो गया। इसका मतलब कि ये आपका रॉन्ग, मतलब 0 ही आएगा, ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा।
टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता था, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, यही था। तो n प्लस आर माइनस वन कितना होगा 20 प्लस आर कितना है 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, तो दिस इज 22c2 है ना, 22c2। तो ये आपका 231 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो आपका ट्रू है, ठीक है। ए भी ट्रू हो गया, बी भी ट्रू हो गया। सी पार्ट में देखिए एवरी टर्म इज, अच्छा डी पार्ट तो आपका रॉन्ग हो गया है, ठीक है। और सी पार्ट की बात करें तो इसने क्या लिखा है कि हमने कहा था सी पार्ट के लिए अगर बात करें तो जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, तो 20c के लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा x की पावर 20 माइनस आर रखनी है ना, तो वही हम यहाँ लगा देते थे 20 माइनस आर। अगर आपको याद हो तो ऐसे ही मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल आपका 20 फैक्टोरियल, अल्फा मतलब x की पावर 20 माइनस आर का फैक्टोरियल लगेगा, बीटा मतलब y की पावर r माइनस k का फैक्टोरियल लगेगा, और गामा k फैक्टोरियल लगेगा, ठीक है। मल्टीनोमियल थ्योरम का जो जनरल टर्म था क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल इनटू आगे क्या होता था कोफिशिएंट्स की पावर में वही अल्फा बीटा एंड गामा। तो आपके पास वैसा ही कुछ लिखा है, मतलब आपका सिर्फ डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर की पावर 7। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है, ये ऐसा था, ठीक है। आपको निकालना क्या था, x की पावर 4 का कोफिशिएंट। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है तो आप मल्टीनोमियल से भी निकाल सकते हो। मल्टीनोमियल से आप कैसे निकालते हो, तो देखो इसकी पावर में मैंने 2 यूज कर दिया, ठीक है। तो यहां से मैं और कुछ नहीं लूंगा क्योंकि x की पावर 4 जनरेट हो चुका है। 2 और 0 इधर आ गए, टोटल सम 7 बनाना था, तो यहाँ पे मुझे 5 लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 1 डाला तो ये x स्क्वायर तो बन गया, बाकी x स्क्वायर और चाहिए ना भाई, x की पावर 4 ही था ना, उसका कोफिशिएंट निकालना था, तो उसके लिए हमें 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, x की पावर 1, ठीक है, की पावर 2 मतलब 2x यहाँ से 2x यहाँ से मिल गए, x की पावर 4 जनरेट हो गया, लेकिन सम 7 होना चाहिए, तो 2 प्लस 1, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 4 आएगा। और क्या कर सकते हो आप, यहाँ 0 डाल दो, यहाँ पे आप डाल दो 4 और इसमें डाल दो 3, ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब कि आपके पास जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, इन तीनों केसेस का सम होगा। तो इन तीनों केसेस का सम हम कैसे निकालेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है 7, अभी जो बता रहे थे यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल, वैसा ही कुछ 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 1 की पावर में 5, x का कोफिशिएंट है 1 की पावर में 0 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है -2 की पावर में 2 प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू 1 की पावर में 4 2 की पावर में 0 1 -2 की पावर 2 नहीं 1 की पावर में 2 है ना, 1 की पावर में 2, ठीक है। और यही यहाँ पे फिर एक और केस आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 1 की पावर में 3 1 की पावर में 4 -2 की पावर में 0। इन तीनों केसेस का जो सम होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है, समेशन ओवर r स्क्वायर इंटू NCR, और इसके साथ में अगर मैं 2r+1 वाला NCR भी जोड़ देता हूं तो मेरे पास बगल में बचेगा सिर्फ r स्क्वायर इंटू NCR -1, यही बच रहा है ना, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन गया आपका सिंपल सा r+1 का होल स्क्वायर NCR माइनस r स्क्वायर NCR -1 दिया हुआ है वो इसी फॉर्म में कि आप सेपरेट करके, मतलब ये डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया ना भाई। आप देखो ये अगर आप TR लेते हो कि भाई ये आपका TR है तो आपका T1 क्या बनेगा, ठीक है, 2 स्क्वायर NC2 -1 स्क्वायर NC1, ठीक है, NC1 यहाँ पे और ये 0 हो जाएगा। T2 में आपके पास क्या आएगा 3 स्क्वायर NC2 -2 स्क्वायर NC1 हो जाएगा। गड़बड़ लिख रहा हूँ क्या, हाँ ठीक है। T3 4 स्क्वायर इंटू NC3 -3 स्क्वायर इंटू NC2, ऐसा करके
ठीक है। और लास्ट में आपको कहाँ तक जाना है, tn तक जाना है। तो tn की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, n+1 का होल स्क्वायर ncn माइनस n स्क्वायर इंटू ncn माइनस 1। देखें तो आप देख सकते हो कि ये वाली चीज इससे कैंसिल हो गई, ये वाली चीज इससे कैंसिल हो गई, कैंसिलेशन होता जा रहा है, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सम कितना आएगा इनका, n+1 का होल स्क्वायर, ncn मतलब 1 ही, माइनस यहाँ से आपका 1, ठीक है। तो ये आपका n² + 2n आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके 960। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया है, 5 sin θ + 3 sin θ माइनस अल्फा + 3 = 10। ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, 5 sin θ + 3 sin θ माइनस अल्फा + 3, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 10, ठीक है। अगर इसकी मैक्सिमम 10 है तो ये 3 हटा दो, ठीक है, 3 से तो क्या ही फायदा हो रहा है, तो यहाँ 7 बचेगा, है ना इतनी बात। अब इस पे कोई ऐसा तो नहीं है कि जो ये सोचे कि डायरेक्टली √5² + 3² होना चाहिए था, 7 कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं करेंगे ना भाई। उसके लिए क्या चाहिए, a sin θ + b cos θ चाहिए, और उसी फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, तो देखो 5 sin θ को एज इट इज रखा, इसको एक्सपेंड करते हैं तो मिलेगा आपको 3 sin θ cos अल्फा माइनस 3 cos θ sin अल्फा, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी कही जा रही है 7, ओके, ठीक है। ये बात हमें निकालना क्या है, वैसे हमें निकालना है कि थीटा तो बिलोंग्स टू आर है, अल्फा निकालिए। तो आप देखो कि साइन थीटा की टर्म्स को एक साइड कर लो, साइन थीटा के साथ क्या आ जाएगा, 5 + 3 cos अल्फा, है ना, और 3 cos थीटा के साथ आपका क्या आ जाएगा, 3 sin अल्फा, ऐसा लिखते हैं, है ना। अब आप देखो a cos थीटा + b sin थीटा, यही लिखा हुआ है, a cos थीटा + b sin थीटा। अब तो लिखा है ना इसी फॉर्म में, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, √a² + b², मतलब इसका स्क्वायर 9 sin² अल्फा प्लस इसका स्क्वायर मतलब 25 + 9 cos² अल्फा प्लस 30 cos अल्फा = 7, ठीक है। तो 9 और 25 34 मतलब 30 cos अल्फा कितना हो गया आपके पास 15। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, हाफ के बराबर है। तो cos अल्फा अगर हाफ है तो आपके पास बाकी टर्म मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है sin x/2 2018 πx। अब ट्रिग्नोमेट्रिक लेफ्ट साइड में है और बाकी मतलब टर्म्स कैसी हैं आपके पास, मतलब पॉलिनोमियल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉलिनोमियल साइमल्टेनियसली तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये कुछ कैसा होगा, बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड हो सकता है, बाउंडेडनेस वाला केस। तो sin x/2 चलिए आपने अलग किया, ठीक है, और बाकी सबको एक साइड ले जाते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, x² - 2018 πx प्लस 1009, ठीक है, 1009 पाई का होल स्क्वायर और प्लस साथ में है 1, ठीक है। इसकी बात अगर करें, इतने टर्म्स का सम, इनको हम क्या लिख सकते हैं, x - 1009 पाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ये ऐसा लिखा जा सकता है। और प्लस 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, बचा है साथ में sin x/2। तो ये क्वांटिटी आप दबा सकते हो, 1 के साथ कुछ ऐड ही हो रही है ना, तो दैट मींस कि दिस होल एक्सप्रेशन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है भाई। ये क्वाड्रेटिक अगर आप निकालने भी जाओ कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो 1 आएगा। -d/4a अगर आप निकालने जाएं पूरे का तो 1 आएगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि इसको ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया और कहा कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ये लेस देन 1 है। तो इसका मतलब सिचुएशन कब क्रिएट हो सकती है, जब दोनों इक्वल हो जाए, मतलब ये भी 1 हो जाए और ये पूरा पोर्शन भी 1 हो जाए। दैट मींस यू वांट sin x/2 as 1 as well as x - 1009 पाई as 0, ठीक है, ये भी 0 हो जाए। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1009 पाई आ जाएगी। जब आप x को 1009 पाई रखोगे तो sin x/2 आपको ऑब्वियसली कितना आएगा, 1 आएगा। तो x के लिए आपका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा है, 1009 पाई है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने इसको रखा और ये 1 नहीं आया, तब तो नो सोल्यूशन हो जाता। तो आपको दोनों चीजें चाहिए थी और वो x की इस वैल्यू के लिए पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 8 जो है,
इसमें क्या कहा जा रहा है कि p+1 q+1 और r+1 टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। ठीक है, मतलब अगर कहें तो a प्लस क्यू डी का होल स्क्वायर जो है वो कितना है, a प्लस पी डी इंटू ए प्लस आर डी के बराबर है। यही कहा गया ना कि ये जीपी में है। अब कहा जा रहा है कि पी क्यू आर आपके एचपी में है। ठीक है, डी बाई ए की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए एक बार एक्सपेंड कर लिया तो ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ADQ इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी कॉमन लिया AR प्लस AP। ठीक है, और प्लस कितना आ गया PRD स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर कट गया, टी स्क्वायर के साथ बचा क्यू स्क्वायर माइनस PR इज इक्वल टू डी के साथ आपके पास है AR प्लस AP माइनस 2AQ। अब देख सकते हो आप इसमें से भी ए कॉमन निकाल लेता हूं, AD R प्लस P माइनस 2Q। उसने कहा है कि PQR आपके HP में हैं। ठीक है, दे आर नॉट इन GP, तो मतलब ये टर्म तो आपकी जीरो नहीं है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस PR आपको निकालना क्या है, D बाई ए। तो इससे डिवाइड कर लें, है ना, AD यहाँ पे भेज दिया तो ये बन गया D बाई ए इज इक्वल टू इधर कितना आ गया R प्लस P माइनस 2Q अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस PR, है ना, यही चीज है। हमें आंसर निकालना है कुछ Q के टर्म्स में। ओके, तो अपन PR से डिवाइड करेंगे, PR से अगर डिवाइड करेंगे, नहीं उससे कुछ खास फायदा है नहीं। किस तरीके का था कि PQR आर इन HP, इसी को यूज करते हैं। तो PQR अगर HP में है तो Q इज इक्वल टू कितना 2PR अपॉन P प्लस R। तो यहाँ रख दीजिए P प्लस R ये है, 2Q का मतलब होगा 4PR अपॉन P प्लस R। ठीक है, और ये Q को भी लिख दिया मैंने फिर से, क्यू स्क्वायर माइनस PR ना। अच्छा, PR का क्या बनेगा, यहाँ से PR को हम क्या लिख सकते हैं, इससे PR को लिख सकते हैं हम Q इंटू P प्लस R बाई 2 लिख सकते हैं क्या, तो Q इंटू P प्लस R बाई 2। ठीक है, और P प्लस R को भी लिखा जा सकता था, ये हम फालतू में अपन इधर पड़ गए। ठीक है, यहाँ तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर अगर अपन यहाँ पे ही इसको R प्लस P माइनस 2Q रहने दें और इस PR को बदल के ऐसा लिख दें। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, इसमें से आपका 2 यहाँ पे 2 इंटू हो गया पूरे, ठीक, ऐसा कुछ बन रहा है। क्या किया हमने, ओवरऑल PR की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो दोनों के बीच का रेशियो कितना है, -Q का रेशियो है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आंसर कितना हो जाएगा -2/Q, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा जा रहा है, आपको सम निकालना है SN। ठीक है, किसका, 3 + 7 13 फिर 21। ठीक है, इन सब का सम निकालना है। तो अगर आप देखें तो पहले इनका गैप 4 है, 6 है, 8 है ना, फिर 2 2 2 है ना। तो ये आपको बताया गया था, ये आपका फर्स्ट डिफरेंस, ये रहा आपका सेकंड डिफरेंस। तो सेकंड डिफरेंस आपका कैसा आ रहा है, AP में आ रहा है। अगर सेकंड डिफरेंस AP में आ रहा है तो अपन TN और SN लिख सकते थे। TN क्या होगा, इनको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं और इसको यूज करते हैं, बताया गया था शॉर्ट। तो इसका TN क्या लिखते थे अपन, 3 + 4 × n-1 और नीचे लगा देते थे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × n-1 n-2 और नीचे लगा देते थे फिर 2 फैक्टोरियल। ये TN के लिए। SN के लिए क्या करते हैं, ठीक है, तो 3n हो जाता था, ठीक है, और नीचे 1 फैक्टोरियल, 4 एक n यहाँ पे बढ़ा दिया और नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे एक n बढ़ा दिया, n-1 n-2 तक चले गए और नीचे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यही आपका SN हो जाएगा। आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, n की जगह पे 20, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। 10 आपका थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड है। क्या है, 3a + 2007 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 4b 85924। ठीक है,
4B85924 यही लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें सबसे पहले तो आपके पास अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी 3 है, 2007 में भी 3 का मतलब 3 का मल्टीपल है 2007, तो ओवरऑल 3 कॉमन निकाला जा सकता है। 3 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 9 बाहर निकलेगा, a + 669 का होल स्क्वायर = 4B85924 है ना। दैट मीन्स कि अगर ये इंटीजर है इंटू 9 है = दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस क्वांटिटी मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। तो ये वाला नंबर आपका 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल होने के लिए इनके सम को 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मतलब 4 8 12 5 17 9 26 26 और 6 32 प्लस b, ठीक है, यही है सब। और इसको क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा b कौन सा होगा भाई, सिर्फ 4 होगा ना, b = 4। एक ऐसा 1 डिजिट का नंबर लिख दें जिससे कि ओवरऑल सम आपका 9 से डिविजिबल हो जाए। तो क्या आएगा, b = 4। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी बेसिकली थी क्या, 4485924 = a + 669 का होल स्क्वायर, और यहां पे लगा दिया बाई 9। डिवाइड करें तो 9 × 49 441 हो गया, 7 बचा, 8 आएगा, 3 बचा, 4 आएगा और फिर 36 आ जाएगा। ठीक है, a + 669 का होल स्क्वायर = दिस मच। इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं अपन, तो दिस इज बेसिकली 700 + 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास है 706 का स्क्वायर। तो a आप देख सकते हो कितना होगा, 37 के बराबर हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी कितनी है, 37। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिनेमा बी अरेंज सो दैट ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स डू नॉट चेंज। ठीक है, तो सिनेमा, इसमें अगर देखें वॉवेल्स का ऑर्डर, तो पहले तो वॉवेल कौन है, यही तीनों है, आई, ई और ए। ठीक है, तो वॉवेल्स का ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने हैं, 6 चीजें हैं, 6 में से 3 का ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करिए, ये जैसे 6 प्लेसेस पे आपको 6 चीजों को बिठाना था, तो 6 में से कोई 3 प्लेसेस चूज कर लीजिए, 6C3। ठीक है, मान लीजिए आपने जो मर्जी आया चूज कर लिया, ये और ये चूज कर लिया। क्यों चूज किया है, इन आई, ई और ए को बिठाने के लिए। तो इस पे 6 में से 3 प्लेसेस को जब आपने चूज किया, तो आई, ई और ए को बिठाने का एक ही तरीका होगा, जैसा यहां पे आ रहा है कि सबसे पहले आई आएगा, फिर ई आएगा, फिर ए आएगा। मतलब इनमें कोई फर्दर हम चेंज नहीं कर सकते भाई। जो वॉवेल्स हैं उनके लिए केवल कहा गया कि उनकी ऑर्डरिंग जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी रहनी चाहिए। तो आपने 6 में से 3 प्लेसेस को चूज किया वॉवेल्स के लिए, और उनपे आप सबसे पहले वाली प्लेस पे रखोगे आई, दूसरे वाली प्लेस पे रखोगे ई और तीसरे वाली प्लेस पे रखोगे ए। इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 6C3 और उनको उन 3 प्लेसेस पे रखने का ऑर्डर क्या है, एक ही पॉसिबिलिटी है। बाकी 3 प्लेसेस बचे हुए हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स बचे हुए हैं, उनका अरेंजमेंट कर दीजिए 3 फैक्टोरियल। तो 6C3 × 1 × 3 फैक्टोरियल, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि यू आर गिवन 8 balls of different colors, the number of ways in which these balls can be arranged in a row so that 2 balls of a particular color may never come together। ठीक है, तो 8 balls हैं, डिफरेंट कलर के हैं। ठीक है, उनमें से कोई 2 को कह दिया गया कि सपोज इनमें से कोई भी 2 पर्टिकुलर बता दिए गए। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे 8 पर्सन्स हैं, 8 पर्सन्स को एक लाइन में अरेंज करना है जिनमें कि ए और बी एक साथ ना हो। तो इसको कैसे करते थे, तो इसको करने का तरीका ये था, गैप मेथड बताया होगा। तो गैप मेथड के तरीके से कि जिनको दिक्कत है उनको हटा दिया, 8 में से 2 लोगों को दिक्कत है उनको हटा दिया, बाकी 6 को अरेंज कर दिया 6 फैक्टोरियल। और जब 6 लोगों को अरेंज किया तो उनके बीच में गैप्स कितने बन गए, 7। ठीक है, 6 लोगों को जब हमने बिठाया तो गैप कितने बनते हैं, 7 बनते हैं। उन 7 में से 2 प्लेसेस को चूज कर लिया उन दिक्कत वाले लोगों के लिए, 7C2। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, 6 लोगों को बिठा दिया। ठीक है, 6 लोगों को बिठाया तो यहां पे देखिए 7 गैप्स बन गए। अब इन 7 में से कोई 2 गैप्स को चूज कर लो, सपोज इसको और इसको, जिसपे आप ए बी को बिठाने वाले थे, तो 7C2। ठीक है, लेकिन कभी यहां ए बैठेगा, कभी यहां बी बैठेगा, अगली बार यहां बी और यहां ए। मतलब जो 2 प्लेसेस चूज किए हैं उस पे ए और बी को अरेंज भी करना है ना, तो उसको अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। यही आपका बस आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है,
क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला गया है 16 रेज टू पावर साइन स्क्वायर प्लस 16 रेज टू पावर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 10। तो 16 की पावर साइन स्क्वायर प्लस मैं लिख सकता हूँ 16 अपॉन 16 की पावर साइन स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं, कॉस को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो ये अगर आपका t है तो प्लस ये है 16 बाई टी इज इक्वल टू 10, तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 8 और 2। ठीक है, तो 16 की पावर साइन स्क्वायर x आपका 8 हो सकता है, जिसको मैं 16 की पावर 3/4 बोल सकता हूं, या फिर 2 को बोल सकता हूं 16 की पावर 1/4। तो दैट मीन्स कि साइन स्क्वायर x की वैल्यू या तो 3/4 होगी और या तो ये होगी 1/4। अब फर्दर तो आपको पता है कि x के लिए आप कौन कौन से एंगल्स को चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास ABC, ठीक है, ये है और रेसिप्रोकल्स वाले हैं, तो HM को हमें इन्वॉल्व करना होगा। 1/A 2/B 3/C है, तो हमें पता है नंबर्स जो रिलेशन दिया गया है उनके रेसिप्रोकल्स का यहाँ पे यूज है। ठीक है, तो जब रेसिप्रोकल्स के बारे में कहा जाए तो हमें क्या करना चाहिए, HM को भी इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा हमने लिखा था। ठीक है, तो AB स्क्वायर और C क्यूब है ना, तो ये रिलेशन हमें पता है, मतलब प्रोडक्ट के बारे में पता है, रेसिप्रोकल के बारे में पूछ रहा है, तो इनइक्वालिटी कौन सी यूज करनी चाहिए, GM HM वाली, GM से प्रोडक्ट आ जाएगा, रेसिप्रोकल से HM आ जाएगा। ठीक है, तो AB स्क्वायर और C क्यूब ये आपके पास गिवन है। तो अगर मान लीजिए आप ले लेते हो A एक नंबर, एक B को लेते हो, एक B को, और 3 C ले लेते हो, ठीक है, की पावर में 1/6 ये इनका HM होगा और विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 अपॉन 1/A प्लस 1/B प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, यही HM होगा ना। इन नंबर्स पे GM HM अप्लाई किया हमने। ठीक है, प्रोडक्ट है और आपका दूसरी साइड क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं, तो GM प्रोडक्ट के लिए, HM रेसिप्रोकल्स के लिए। अब यहां से आप निकाल सकते हो कि ये वैल्यू आपके पास गिवन कितनी थी, 64 की पावर 1/6 हो जाएगा, मतलब 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 बाई जो आपको चाहिए था। ठीक है, तो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6/2। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 3 के बराबर हो गई। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं 15th। क्या बोला गया है कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस a और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 हैज वन रूट इन कॉमन। द अदर रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर इंटीजर्स इन रेशियो 4:3। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10r। अच्छा, तो फर्स्ट और सेकंड इंटीजर्स जो हैं उनका मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, तो हम ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल टू 0 के रूट्स मान लीजिए अल्फा और 4k हैं। ठीक है, और k भी कैसा होगा आपका, कभी तो रहने देते हैं। दूसरा वाला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है, अल्फा वो कॉमन रूट और 3k मान लीजिए। ठीक है, तो यहां से आपके पास देखिए 3 अल्फा के कितना आ गया, 6 के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि अल्फा के इज इक्वल टू 2, और अल्फा के अगर 2 है तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं ना इसके लिए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4 अल्फा के मतलब 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, और इसके रूट्स आपके ऑफ कोर्स क्या होंगे, 4 और 2, है ना, 4 और 2 होंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, 4 और 2 हैं। ठीक है, अगर 4 आपका मतलब कॉमन रूट है, मतलब अल्फा अगर आपका 4 है तो 4k को 2 होना पड़ेगा। अल्फा अगर आपका 4 है तो 4k को 2 होना पड़ेगा, और अगर 4k 2 हो गया तो 3k इंटीजर नहीं रह जाएगा, तो बात हो गई गड़बड़ कि अल्फा 4 नहीं हो सकता। इसका मतलब कॉमन रूट कौन था, अल्फा अगर मतलब कॉमन रूट अगर 4 नहीं हो सकता तो 2 ही होगा। सो 2 इज योर कॉमन रूट एंड दैट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यहां से आपके पास c की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अल्फा की वैल्यू वैसे पूछा है उसने, वन रूट इन कॉमन दैट इज r, जिसको हमने अल्फा ले लिया है अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका सिंपल सी इनइक्वालिटी से रिलेटेड सवाल है, इसको आप खुद भी कर लेना यार। 2x प्लस 1/3, ठीक है, इज माइनस 3x माइनस 1/2, ये लिखा हुआ है ना, इज ग्रेटर देन 1। तो 4x प्लस 2 माइनस 9x माइनस 3 अपॉन 6 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 6 को इधर भेज दिया आपने, 6 इधर आ गया, है ना, तो बचा आपके पास माइनस 5x, 2 और 3 मिलके हो गए 5 इज ग्रेटर देन 6,
तो -5x इज ग्रेटर देन 1, तो x विल बी लेस देन -1/5। तो x आपका -1/5 से छोटा रहेगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी ले सकता है x, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कौन सी ले सकता है x, -1 ले सकता है, 0 तक तो पहुंच ही नहीं रहा। तो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी है जो इसको सेटिस्फाई करती हो, -1। तो k की जगह आप रख दोगे -1। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में आपसे कहा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r फॉर विच दिस इक्वेशन इज ग्रेटर देन 20c13। तो देखिए सबसे पहले तो ये 18cr-2 है, प्लस इसके साथ एक 18cr-1 और एक 18cr-1 आपने दे दिया 18cr के साथ, ग्रेटर देन 20c13 लिखा है। तो अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 19cr-1 आएगा इन दोनों का, ठीक है, और इन दोनों का सम करोगे तो 19cr आएगा, ग्रेटर देन 20c13। फिर इन दोनों का आप फर्दर सम कर सकते हो, कितना आएगा, 20cr इज ग्रेटर देन 20c13, ठीक है। तो 20cr आपका 20c13 से ज्यादा है। अब ऐसा मत कर लेना कि r आपका 13 से ज्यादा होगा, नहीं। अगर आपको याद हो तो r आपका कैसा होता है, 20c10 आपकी मैक्सिमम होता, बताया था, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट 20c10 होता, ठीक है। तो सबसे बड़ा 10 है, ठीक है, सबसे बड़ा C10 है। उससे छोटा कौन होगा, C9 और C11 जो आपस में बराबर होंगे। उनसे छोटे कौन होंगे, C8 और C12 जो कि आपस में बराबर होंगे। और छोटे कौन होंगे, C7 और C13, ठीक है। तो आपको R कैसा चाहिए, R आपको 12, 11, 10 वाले चल जाएंगे या फिर 9, 8, 7 वाले चल जाएंगे, ये R आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। ऐसा नहीं कर देंगे कि R आपका ग्रेटर देन 13 होगा, ठीक है। R आपका 7, 13, 8, 12, 9, 11 या फिर 10, ये वैल्यूज ही केवल ले सकता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R पूछा है, तो खैर सबसे बड़ी वैल्यू R की तो कहां पे आएगी, 20c10 जो आपका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा गया। 18 में है क्वेश्चन बैंक कंटेन्स 8 डिस्टिंक्ट फिजिक्स क्वेश्चंस, 6 डिस्टिंक्ट केमिस्ट्री एंड 5 distinct math questions. Paper 1 and paper 2 are to be designed from this question bank such that paper 1 has 4 physics, 3 chemistry and 2 maths, and paper 2 has 4 physics, 3 chemistry and 3 maths questions, ठीक है। No question of paper 1 is same as question in paper 2. Number of ways is with these papers can be designed in, ठीक है। तो देखिए कितने तरीके से पेपर्स बनाया जा सकता है। तो आपके पास टोटल है 8 फिजिक्स है, फिजिक्स के 8 क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के आपके पास 6 हैं और मैथ्स के आपके पास 5 हैं, ठीक है, 8, 6 और 5। पेपर 1 आपको जो बनाना है उसमें आपके पास 4 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री और 2 मैथ्स हैं, 4, 3, 2। और पेपर 2 में आपको क्या रखना है, पेपर 2 में 4, 3, 3, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो, अब जब आप देखोगे पेपर फिजिक्स के पेपर में 8 क्वेश्चंस थे, ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चंस थे। कोई क्वेश्चन बचा रह जाएगा क्या, क्या नहीं बचा रहेगा, ठीक है। तो अगर मैंने 8 में से 4 क्वेश्चंस चूज कर लिए पेपर 1 के लिए, तो पेपर 2 की फिजिक्स डिसाइड हो गई ना कि पेपर 2 में कौन से आने वाले हैं, बाकी 4 आने वाले हैं। तो 8C4 into 1, 8 में से 4 क्वेश्चंस हमने डिसाइड किए पेपर 1 के लिए, तो पेपर 2 के क्वेश्चंस अपने आप डिसाइड हो गए, फिजिक्स का पेपर सेट हो गया। फिर केमिस्ट्री के लिए देखिए 6 में से 3 को डिसाइड किया, तो बाकी जो 3 बचे हैं वो सेकंड पेपर में चले जाएंगे। और ऐसे ही मैथ्स में 2 को डिसाइड किया, तो बाकी 3 अपने आप दूसरे पेपर में चले जाएंगे। तो आपके लिए रिजल्ट कितना आएगा, 8C4 into 6C3 into 5C2। क्वेश्चन नंबर 19, 20 का जो आपके पास कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है, इसमें आप देखिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आपका 1/4 है, ठीक है, और दूसरा दे रखा है आपको कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा 1/3, ठीक है। तो आपने ये कर लेना है 1/4 एंड दिस इज 1/3, सो दिस रेशियो इज 3/4 एंड हियर यू गो विथ, ये कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। नीचे आपका क्या आ जाएगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो दिस इज गिविंग यू, दोनों ऊपर साइन CD फॉर्मूला लगा के
tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये आपके पास था। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से आप निकाल सकते हो ना, अगर आपको tan थीटा बाई 2 पता है तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इज 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और cos थीटा क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब tan थीटा बाई 2 आपका 3/4 यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ गई साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 22 के रिलेटेड जो दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास, अच्छा फंक्शन एक है 3x प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, जिसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 3/2 है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट नंबर a और मिनिमम वैल्यू ऑफ fx आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 3x प्लस ए अपॉन कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसकी अगर आप रेंज निकालेंगे तो रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आनी चाहिए, रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 3/2। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x प्लस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y, ये बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस 3x, ठीक है, और प्लस 3y माइनस ए इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x और प्लस 3y माइनस ए, ठीक है, ठीक है, ये सबसे बड़ी वैल्यू जो लेता है वो 3/2 है। मतलब यहां से जब आप सॉल्व करोगे रेंज के लिए क्या करते हो, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो कर दो 9 माइनस 4 इंटू वाई इंटू 3y माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको अगर देखें तो भाई यहां से जो y का सोल्यूशन आना चाहिए उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3/2, यही कहा जा रहा है ना, जो यहां से y का सोल्यूशन आए उसमें सबसे बड़ी वैल्यू 3/2 हो। ठीक है, तो अगर यहां से देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, 9 माइनस 12y स्क्वायर प्लस 4ay इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास सोल्यूशन कैसा आएगा अगर देखा जाए तो 12y स्क्वायर प्लस 4ay है ना, अच्छा, मतलब कुल मिला के बात ये है कि जैसे यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो मान लीजिए y बिलोंग्स टू y1 से y2 आया। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा हो सकता है लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। मान लीजिए कि इसको आपने सॉल्व किया तो y बिलोंग्स टू आया y1 से y2। ठीक है, ऑब्वियसली ये 12y स्क्वायर माइनस 4ay माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए मान लीजिए इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई करके लिखा, तो कुछ इस तरीके का आपके पास बना। अब अगर ये चीज ट्रू है आपकी, ठीक है, 12y स्क्वायर माइनस 4ay माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए अगर कहा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू 3/2 है ना, तो इसका मतलब इस y2 की जगह क्या होगा, 3/2 होगा। और फिर ये 3/2 को इसका रूट होना चाहिए। भाई ये इक्वलिटी वाली सिचुएशन कब आई होगी, इक्वल टू 0 से आई होगी ना, और इसका मतलब क्या हुआ कि 12y स्क्वायर माइनस 4ay माइनस 9 इक्वल टू 0 का एक रूट कौन है, y इक्वल टू 3/2। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ तकलीफ हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को। ठीक है, एनालाइज भी करना खुद से भी। तो y इक्वल टू 3/2 अगर आप रखते हो तो यहाँ क्या आएगा, 12 इंटू 9/4 माइनस आ जाएगा 6 से माइनस 9। ठीक है, तो ये 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से a के पास वैल्यू आ गई। ठीक है, 9/2 के बराबर। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ fx पूछा गया है। तो अगर a आपका निकल आया कि a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 27/6 मतलब 9/2 के बराबर है, तो आपके पास ये इक्वेशन पता चल गई ना कि ये इक्वेशन क्या है, 12y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अगर आप 3 से डिवाइड कर देते हो तो 4y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स एक तो 3/2 होगा, कर रहा है ना सेटिस्फाई, कोई गड़बड़ तो नहीं करी। वो 9 माइनस 3
3/2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 12 इंटू 9/4, तो 4 इंटू 3, सॉरी ये गड़बड़ हो गई है, 27 आएगा। सो ए विल बी 3, और ए को आप 3 वापस से रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 12y और -9, ठीक है। तो 4y और 3, ठीक है। तो 4y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 2y माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2y प्लस 1 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर 2y माइनस 3। तो y कहां से कहां तक जाएगा, -12 से 3/2 तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन अटेन करेगा, 3/2, और सबसे छोटी वैल्यू कौन अटेन करेगा, -12, ठीक है। तो ये आपके पास सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेपर 1 का डिस्कशन एंड होता है। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आपका मतलब ये क्वेश्चन नंबर, ये जो लास्ट वाला कॉम्प्रिहेंशन था, दिस वाज गुड वन। और इसके अलावा अपन अगर देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 10 और थोड़ा बहुत अगर आप देखना चाहें तो 6 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके, और क्वेश्चन नंबर 1, ये अच्छे सवाल थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। थैंक यू ऑल।